हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 के लिए क्लास 9th हिंदी के लिए क्वेश्चन पेपर। आप सबको पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं। 7 दिसंबर को आपका हिंदी विषय का कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर का जो पैटर्न रहता है 75 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, और 3 घंटे का इसमें समय रहता है। सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, बाकी 6 से लेकर 23 तक के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं सभी प्रश्नों में, और ये 6 से लेकर 23 तक के आपके लिखित आपको लिखने होते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन 1 दिया गया है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण निम्न हैं। नासिका से यानी नाक से उच्चारित होने वाले, जैसे हम बोलते हैं ऊ, तो ये नाक से उच्चारित नहीं, न म, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कबीरदास की भाषा है, कबीरदास की भाषा, इसमें सदुक्कड़ी आंसर हो जाएगा, क्योंकि कबीरदास जी एक साधु थे और उनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, जो साधु लोग जो भाषा बोलते हैं, ठीक है। रस के अंग कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ठीक है। ये 4 अंग आपको याद रखना है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। चौथा क्वेश्चन है, हो गया 5वां। देखिए, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको वर्णों से, ठीक है। वर्णों के मेल से संधि बनती है। यदि शब्दों का बोला होता तो वहाँ पर समास होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर वर्णों का मेल पूछा है, तो इसमें संधि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम कॉपी में देखते हैं और मैं आपको लिख के बताते जाऊँगा ताकि आपको और आसानी हो समझने में सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, अगला प्रश्न इसमें है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हम लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 के उत्तर इसे डाल लीजिए, प्रश्न 2 के उत्तर। तो प्रश्न 2 का पहला है कि इस, अच्छा ये तो हमारा अभी इसी का है, प्रश्न 1 का है। तो प्रश्न 1 का पहले हम लिख लेते हैं, इस जल प्रलय में, ठीक है, ये वाला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो क्या विधा है, तो ये रिपोर्टाज है, ठीक है। तो इसमें आपको रिपोर्टाज लिख देना है, रिपोर्टाज, ठीक है, रिपोर्टाज, ठीक है। यही हो जाएंगे हमारे। अब हम प्रश्न 2 के यानी रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान पहला पूछा गया है, रिक्त स्थान में पहला पूछा है तथा प्लस एव, क्या हो जाएगा आपका, तो तथा प्लस एव क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में आपको लिख लेना है तथैव, ठीक है। तो तथैव आपको लिख लेना है। दूसरा प्रश्न पूछा है आपका, दूसरा पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान खालिस्तान में है। तो अमेरिका में नासा, ठीक है, नासा में है, ठीक है, ठीक है। संस्थान कहाँ पर है, नासा है, जो कि अमेरिका में है, नासा अमेरिका आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो कौन सा है, पद्मावत, ठीक है, पद्मावत आपको लिख देना है आंसर, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, याद रखिएगा, उत्साह है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कमाई में प्रत्यय खालिस्तान है। तो कमाई में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आई प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल यहाँ पर 6 पात्र हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 आपको लिख देना है, 6 पात्र हैं, ठीक है। ये हमारे प्रश्न 2 के उत्तर हो गए। अब हम देखते हैं प्रश्न 3, सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग सही जोड़ी गलत लिखते हैं पेपर में। तो प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 का उत्तर ऐसे लिखेंगे और सही जोड़ी कैसे लिखनी होती हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले डालेंगे हम यहाँ पर, इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में, ठीक है, ऐसे लिखना है। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, इस जल प्रलय में। इसका सही आंसर है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु आपको इस पर, मतलब इसको सामने लिख देना है इसके, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसमें है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मेरे संग की औरतें, मेरे संग की औरतें हैं। तो इसका आपको क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा, ये किसने लिखा है, मृदुला गर्ग, ठीक है। तो इसमें आप पहले इसको लिखेंगे, मेरे संग की औरतें, इसमें लिखेंगे फिर मृदुला गर्ग, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है बाख। तो बाख जो है किसने लिखे हैं, बाख एक प्रकार से लिखी हैं कश्मीरी कवित्री ने, ठीक है। तो कश्मीरी कवित्री आपको लिख देना है। ये देखिए, ये कश्मीरी कवित्री से मैच कर देना है, कवित्री।
तो जो सही उत्तर जो है उसका सामने आपको लिखना है, ना कि ऐसे ऐसे कटपिट नहीं करना है, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं, तो अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। तो अलंकार देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ ना, ये वाला अलंकार लिख देंगे। लिहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है, लिहासा की ओर राहुल संस्कृतन है, ठीक है, संकृत्यायन। लिहासा की ओर राहुल संकृत्यायन, ठीक है, उसी में से देख के लिख देंगे, ये लिखा है। झूरी का साला कौन था, झूरी का साला था गया, ठीक है, झूरी का साला कौन था, गया, उसका नाम गया था। तो इस प्रकार से देखिए हमारी सही जोड़ी हो जाती है। प्रश्न 3 सही जोड़ी देखिए हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। आपको मैंने देखिए प्रश्न 2 के उत्तर बता दिए हैं, प्रश्न 1 के भी उत्तर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है सत्य सत्य, ठीक है, सत्य सत्य है, सत्य सत्य का चयन करना है, ठीक है। सत्य सत्य पूछा है, तो चलिए इसके मैं आपको बता देता हूँ सत्य सत्य कैसे करने हैं। देखिए सत्य सत्य का चयन करें। पहला है मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रश्न 4 के मैं उत्तर आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। प्रश्न 4, ठीक है, का उत्तर ऐसे डाला रहता है पेपर में हमेशा। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे आप। यहाँ पर क्या पूछा है, मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, तो हाँ ये सत्य है, तो इसमें आपको सत्य लिख देना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है नमक का दारोगा के लेखक कौन है, प्रेमचंद है, तो यहाँ सत्य है, इसका प्रेमचंद ही है। तीसरा है कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, तो असत्य है, क्योंकि तुलसीदास नहीं है, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, महाकाव्य में एक सर्ग होता है, तो ये गलत है, तो असत्य होते हैं, मतलब असत्य हो जाएगा, क्योंकि 7 या 8 ज़्यादा, मतलब 7 या 8 से ज़्यादा ही होते हैं। उसके बाद पांचवा देखिए तिब्बती ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, तो हाँ ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। छठा प्रश्न देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कि लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, तो नहीं देखा था, इसलिए असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सत्य असत्य भी देख लीजिए, ये सभी सत्य सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा पूछ रहा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक हम देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक, चलिए हमारा कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। 5 का उत्तर पहला देखिए कि क्या पूछ रहा है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। तो छायावाद के 4 स्तंभ कवि पहले हैं पंत, सुमित्रानंद पंत, दूसरे हैं प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, और चौथी है महादेवी वर्मा, ठीक है। पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, इसे याद रखना। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के देखिए पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 होती है। तो हमसे केवल पूछा है प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो प्रेमचंद आ जाएगा आंसर। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर अब हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा है, ये तो हमने देख लिया, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हो जाएगा। चौथा प्रश्न है ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है, तो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, चौथे प्रश्न का हानि पहुंचाना, ठीक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई हैं, तो कुल 5 बहन और 1 भाई, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर है कुल 5 बहन 1 भाई, ठीक है। अब देखिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न कह रहा है जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, देखिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे का प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखिए मैं बता दूंगा आपको। अंतरिक्ष यात्री ये रहा आपका इसका आंसर। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे बृजकोश की पुस्तक में आपको ये मिल जाएगा। तो अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट या वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष के
तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। तो इतना आपको लिख देना है प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, ठीक है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर देखिए आप इस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है, जैसे जैसे माह आगे बढ़ता जाता है वैसे ही वह खर्च होते जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। अब अथवा में अगला मतलब 7वां क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो प्रश्न क्रमांक 7 है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है, ठीक है ना। अगला इसमें पूछा है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका आंसर लिखेंगे, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि परतंत्र है यानी जेल में बंद है। कोयल अपना बसेरा पेड़ की हरी टहनियों के बीच बसाए हुए है, जबकि कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल के मधुर गाने को सुनकर लोग आनंद लेते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, जबकि जबकि कवि का गान तत्कालीन परिस्थितियों में लोग सुनना भी गुनाह समझते थे। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको इसका आंसर कर देना है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं? तो इसका आंसर देखिए, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं, किस प्रकार लाभदायक हैं? तो पहला है, पेड़ों से हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन मतलब पेड़ हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं। पेड़ बाढ़ के खतरे को कम कर देते हैं। पेड़ बारिश लाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक इसमें 8 हो गया हमारा, ठीक है। और इसमें अथवा में है, दिए गए शब्दों से कविता बनाकर लिखिए। जंगल, घर, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल, ठीक है, ये सब हैं। इसमें आपको इससे देखकर ही कविता बनानी है। तो इस प्रकार से कविता बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए, सभी जानवर चले जंगल की ओर, पहाड़ के किनारे बनाए सुंदर घर, पेड़ लगाए कई सारे, तालाब के किनारे चिड़िया आई फिर कमल को खिलाने, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, जंगल, घर, पेड़, चिड़िया, इन सब से आपको इस प्रकार से कहानी मतलब कविता बना देनी है, ठीक है। इस प्रकार से कविता बन जाएगी। कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की विशेषता लिखनी है, प्रश्न क्रमांक जो 9 है, ठीक है। और इसके अथवा में सुमित्रानंदन पंत के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की विशेषता इस प्रकार से हो जाएंगी। प्रश्न क्रमांक ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसके अथवा में जो पूछा है, सुमित्रानंदन पंत के भाव सुंदर की विशेषता, तो ये उनका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा यहाँ तक। अब भक्ति काल के 2 कवि, ठीक है, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है, ठीक है। तो 9वां हो गया। 10वां देख लेते हैं, भक्ति काल के 2 कवि और प्रत्येक की 2 रचनाएं लिखनी है। तो देख लीजिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये रहा, भक्ति काल के 2 कवि, प्रत्येक की 2 रचनाएं। जैसे सूरदास हैं, सूरदास की 2 रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली है। ध्रुवदास हैं, इनकी ब्रज लीला है, दान लीला, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तुलसीदास का भी लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहें तो। इस प्रकार से देखिए 2 हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके अथवा में जो पूछा है हमसे, छायावाद की विशेषता लिखनी है। तो छायावाद की विशेषता यहाँ से हो जाएंगी। छायावाद की देखिए विशेषता हो जाएंगी, एक ये विशेषता हो जाएगी इतनी, और उसके बाद दूसरी विशेषता ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए इसमें रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखिए, ठीक है। छायावाद की विशेषता हो गई, रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, देखिए ये रहा इसका आंसर, रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखना है। तो मैंने आपकी जो अभी अंग तो मैंने बता ही दिए हैं आपको, ठीक है, वही है, रस किसे कहते हैं। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से रस, और इसके अंग हो जाएंगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। आलम्बन, ये सब भाव जागृत होते हैं, वही संचारी भाव, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं इसका आंसर। अगला देखते हैं, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो 11वें का अथवा है, 2 नंबर का ही है। तो देख सकते हैं दोहा की परिभाषा, देखिए दोहा चंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होता है, ठीक है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ये उदाहरण लिख देंगे, ठीक है। तो दोहा की परिभाषा हो जाती है। तो प्रश्न क्रमांक कहाँ तक हमने देख लिए, प्रश्न क्रमांक 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 12 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 12 हमसे कह रहा है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है।
तो अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है उदाहरण सहित लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हमें लिखना है, उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। और अथवा में हम महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मैं बता दूं आपको। तो प्रश्न क्रमांक हमारा जी कौन सा है, तो इसका है देखिए 12वां है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार, इसका हम आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा देखिए इसका आंसर, ठीक है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। और उदाहरण भी देखिए, रघुपति राघव राजा राम, जुग जुग जियो जवाहर लाल। ये सभी उदाहरण आप देखिए देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छे से सरल से लगे वो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अथवा में देखिए, अथवा में पूछा है महाकाव्य और खंडकाव्य में उत्तर लिखना, मतलब अंतर लिखना है, उत्तर नहीं लिखना है। तो इसमें देख लीजिए महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देखिए इस प्रकार से, यहाँ से आप लिख लेंगे, ये आपके देखिए अंतर हो जाएंगे, ठीक है। महाकाव्य और खंडकाव्य में, ठीक है, यहाँ पर 4 अंतर लिखे हुए हैं, आप कर लेना, ठीक है। सारणी बना के भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषता लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 है हमारा। तो प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए, इसका आंसर निबंध लेखन की विशेषताएं आप देख लीजिए, ये रहा निबंध लेखन की विशेषताएं, ठीक है। निबंध लेखन की विशेषता देखिए ये रहा, निबंध लेखन की विशेषताएं ये है, पहली विशेषता ये हो जाएगी, दूसरी विशेषता ये हो जाएगी, ठीक है। निबंध लेखन की विशेषताएं ये हो जाएंगी। अगला प्रश्न इसमें पूछा है, एकांकी की कोई 2 विशेषता लिखिए। एकांकी विशेषता पूछी है, तो एकांकी की विशेषता आप देख सकते हैं, ये विशेषता हो जाएंगी। एकांकी में अभिनेता होती है, मतलब एक घटना आदेशकार वातावरण एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान निर्धारण कीजिए, ठीक है। जो प्रेमचंद हैं, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कवि हैं ये, सॉरी लेखक हैं, कवि बोल दिया मैं, लेखक हैं, ठीक है। तो इनकी देखिए हमें रचनाएं लिखनी है। तो प्रेमचंद वाला जो कौन सा क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न है। देखिए इसका आंसर देखिए ये मिलेगा हमें 70 पेज पे। तो देखिए इसका आंसर ये रहा, यहाँ पर देखिए प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखना है और हिंदी साहित्य में उनका स्थान निर्धारित करना है। तो रचनाएं उनकी हो जाएंगी, गोदान कहानी संग्रह में अनेक हैं, ठीक है, कई सारे हैं कहानी संग्रह, जैसे कि आपकी बड़े घर की बेटी, ये सब उनकी ही हैं, ठीक है। नमक का दारोगा, ये सब उनकी है, ठीक है। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट कहे जाते हैं, उनका साहित्य में स्थान इस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखनी है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता देखिए यहाँ से हो जाएंगी, ये आप आंसर कर सकते हैं, उनकी भाषा शैली की विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। ये सभी उनकी भाषा शैली हैं, ठीक है। चित्रात्मक शैली भी है, विवेचनात्मक शैली है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के, ये वाला तो हो गया, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल सांकृत्यायन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो ये प्रश्न हमारा देखिए 2 नंबर का ही है। तो देखिए 15 का हम आंसर देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 का, ठीक है। तो 15 का आंसर देख लेते हैं, 15 का हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखिए तिब्बत यात्रा के दौरान इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। एक तो कि लेखक को पूरी यात्रा के दौरान डाकुओं के भय के कारण साए में रहना पड़ा, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते थे, धूप में भी चलना पड़ा, ठीक है। ये सब उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अगला देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है। तो 2 विशेषताएं बतानी है, तो देख लीजिए उनका आंसर, देख लीजिए उनकी विशेषताएं हैं कि उन्हें बनावटी जीवन की चमक दमक या प्रिय नहीं थी, जैसे भी थे वैसा ही स्वयं को दिखाने का विश्वास करते थे। वे स्वाभिमानी संघर्षशील व्यक्ति थे, किसी के कुछ मांगना उन्हें पसंद नहीं था, ठीक है। तो उनकी विशेषताएं हो जाएंगी। निपात शब्द क्या है लिखिए। तो देखिए निपात शब्द आपका, देखिए जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको कर लेना है, अच्छे से करना है, अथवा सहित करना है, क्योंकि कई सारे आपके जो ज़िले हैं अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके ज़िले में ये वाला प्रश्न आ जाए, आपके ज़िले में दूसरा अथवा वाला आ जाए, तो इसलिए आपको पूरे करने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, निपात शब्द पूछा है। निपात शब्द आपका कहाँ पर है, 16वां प्रश्न है। ये देखिए हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ये मिल जाएगा निपात शब्द। निपात शब्द क्या है, देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, जहाँ पर भी किसी बात को अतिरिक्त भार दिया जाता है वहाँ पर निपात शब्द होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, बल देना, जैसे पागल भी जानता है, जी ही, ठीक है, ऐसे होते हैं जो शब्द, ठीक है। तो निपात हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें पूछा है मुहावरे लोकोक्ति में अंतर लिखिए। तो 16वां प्रश्न है मुहावरे लोकोक्ति में अंतर। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से लिखेंगे मुहावरे लोकोक्ति में, देखिए 3 कर लेना है आपको, ठीक है। पूरे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 3 जरूर कर लीजिएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। और एक आध उदाहरण कर लेना, इसका उदाहरण कर लेना, जैसे इन पे आधारित होते हैं, जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये हो जाएगा मुहावरे का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये लोकोक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं गोलंबर के पास खड़ी जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। 17वां प्रश्न है, तो इसका देख लीजिए आंसर है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इतना लिखेंगे,
जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर द्वारा बाढ़ के खतरे से सावधान करने के लिए घोषणा दे रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है इसमें, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? तो इसका अंतर मतलब इसका अथवा का है, आंसर लिखेंगे मृदुला गर्ग अपनी नानी से प्रभावित क्यों थी, तो यहाँ तक लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर पूरा पढ़ के चले जाना है और फिर अपने हिसाब से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए काव्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है, 18वां है, इसका अथवा में भी है। ठीक है, तो आपको दोनों ही मैं बता देता हूँ। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब बिस अमृत हुई, ये कबीर ने लिखा है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये रहा इसका आंसर। ठीक है, कबीरदास। देखिए सबसे पहले क्या क्या लिखना होता है इसमें, संदर्भ लिखना, फिर प्रसंग, फिर भावार्थ। संदर्भ इसमें ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत साखी पद हमारी पाठ्यपुस्तक के साखियाँ एवं शब्द पाठ से साखियाँ से ली गई है, इसके कवि कबीर हैं। जो कवि हैं वो भी लिखना रहता है। प्रसंग में क्या है, सच्चे प्रेम के महत्व को स्पष्ट किया गया है। भावार्थ है, इस दोहे में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जब वह सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढते फिर रहे हैं पर ऐसा प्रेमी उन्हें मिल नहीं रहा है। ऐसे प्रेमी तब तक नहीं मिल जाता जब तक ढूंढने वाला भी सच्चा प्रेमी ना हो। ठीक है, तो ईश्वर का भक्त ना हो। तो इस प्रकार से इसका यहाँ तक कर लेंगे। और अथवा में जो पूछा है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सुई। ठीक है, तो कबीर जी ने इन पंक्तियों में बताया है कि किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता या महानता उसके गुणों से होती है, ना कि उसके ऊंचे कुल से। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए संदर्भ हो जाएगा इसका प्रसंग और इसका भावार्थ भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 18 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं अगले प्रश्न। 19वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 3 नंबर के प्रश्न है यहाँ से। ठीक है, 18वां भी हमारा 3 नंबर का था। तो जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। तो ये वाला देखिए, इसका आंसर हमें देखना है। ठीक है, तो इसका भी वैसे ही संदर्भ प्रसंग करना होता है। ये तो और सरल होता है, बस पाठ का नाम आपसे बनना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से इसका यहाँ से करेंगे। संदर्भ इसको लिख देंगे कि किससे लिया गया है, दो बैलों की कथा से लिया गया है जिसके लेखक प्रेमचंद है। ठीक है, प्रसंग में क्या है, दो बैलों की कथा के पाठ से लिया गया है, लेखक द्वारा गधे की समझदारी को बताया गया है। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं, गधा एक प्रामाणिक जानवर है, इतना ही करना है आपको। ठीक है, वह अपने मालिक का हर सौंपा हुआ काम पूरा करता है। हमें कौन सा भी जानवर हो उसे बेवकूफ़ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अथवा वाला है, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में कुछ घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। तो इसका भी देखिए करना है आपको। देखिए इस प्रकार से इसका भी यहाँ से हो जाएगा। ये आपका प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। ठीक है, लेखक परिसाई हैं, हरिशंकर परसाई। ठीक है, परसाई। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए 20वां प्रश्न है, अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया संवाद लिखिए। तो देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया संवाद हो जाएगा। यहाँ से आपको कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अथवा में पूछा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी से किया गया संवाद, तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। ये वाला प्रश्न यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं 21वां प्रश्न है। ठीक है, 21वां है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें है, इसको पढ़ लेना है पहले। तो प्रश्न एक है, रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था? ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी देखिए 21वां हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी को पढ़ सकते हैं आप पहले, तो इसी में से ढूंढना है आंसर, कहीं से याद नहीं करना है आपको। तो देख लीजिए, रावण स्वर्णमयी लंका को नष्ट होने से ना बचा सका, परंतु विद्याधन कभी नष्ट नहीं होता, उसका बल तथा धन भी नष्ट हो गया। युद्ध में पराजित हुई, परंतु श्री राम भी उसका विद्या ज्ञान नहीं छीन पाए। ठीक है, तो जो विद्या है वो होता है जो अमूल्य धन है रावण के पास। अमूल्य धन क्या था? विद्या था। तो इस प्रकार से इसका देखिए पहले का हो जाएगा आपका, रावण के पास सबसे अमूल्य धन विद्या धन था। विद्या अमूल्य, अनस्वर तथा सर्वोच्च धन है। ठीक है, उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश भी लिखना है, तो सारांश देख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और उपयुक्त अनुच्छेद का शीर्षक लिखना है, विद्या एक अमूल्य धन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपके तीनों हो जाएंगे। इसके अथवा में पूछा है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए आपका, इसका मैं बता दूं आपको आंसर। ठीक है, क्योंकि अपठित काव्यांश और गद्यांश अथवा में आते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसके तीनों प्रश्न आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न नहीं है लेकिन प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, नाव में पानी बढ़ने से क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, घर में संपत्ति बढ़ने पर क्या बुद्धिमानी है? उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये तीनों प्रश्न ही करना है आपको। ठीक है,
अगला प्रश्न है 22वां है, आप कक्षा 9वीं वर्ग बाकी छात्र हैं, आप वर्ग बदलने के लिए प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए ये का आंसर देखिए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको इस प्रकार से लिखना रहेगा। ठीक है, साथ ही अवकाश का स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आप करके रखना, टीसी का जो एप्लीकेशन होता है हिंदी में। ठीक है, ये भी करके रखना है आपको। और इसके अलावा में पूछा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तो जो मैंने अभी बताया ना आपको, स्थानांतरण प्रमाण पत्र का तो आता ही आता है। सारा त्याग प्रमाण पत्र, इसमें स्थानांतरण का पूछा है। ठीक है, तो स्थानांतरण कहाँ पर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्थानांतरण यहाँ से। ठीक है, वही है स्थानांतरण, सारा त्याग प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यही है स्थानांतरण, देखा लिखा ना यहाँ पर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हमारा अंतिम प्रश्न रह गया है, प्रश्न क्रमांक है 23। ठीक है, ये 23 है, जल ही जीवन है। इसमें किसी एक पर निबंध करना, तो ये आप लोग स्वयं कर लेना। विज्ञान के चमत्कार पर कर लेना। ठीक है, विद्यार्थी जीवन का महत्व पर, और जल संरक्षण, तीनों में से एक ना एक आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक कोई दिखा देता हूँ निबंध। ठीक है, इस गाइड से यदि आपको नहीं मिलता है तो देख लेना। यहाँ पर हो जाएगा आपका विद्यार्थी जीवन का, यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा विद्यार्थी जीवन का निबंध हो जाएगा। ठीक है, जल संरक्षण वाला भी कर लेना। ठीक है, इतना हो जाएगा फिर यहाँ से। ठीक है, तो ये लोग आप लोगों ने पहले ही कर रखा होगा, तो उसको कर लेना अपने हिसाब से जो भी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना।